गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कृषि को, चैप्टर 4, जिसके अंतर्गत हमने क्या जाना था कल की क्लास में। जो लास्ट क्लास थी, कृषि के प्रकार, कृषि क्या है, कृषि के प्रकार हमने जाने थे, जिसके अंतर्गत हमने निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि के अंतर्गत गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। वही बात करें वाणिज्यिक कृषि की, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग और रोपण कृषि के बारे में जाना था। ये हमने लास्ट क्लास में जाना है। आज की क्लास में हम जानेंगे मुख्य फसलें। चैप्टर सेम है, उसी चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, क्या जानेंगे आज हम? मुख्य फसलें। कृषि आपने जो चैप्टर पढ़ा वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। और जब कृषि की बात करते हैं तो फसल उत्पादन होगा, है ना, अनाज का उत्पादन होगा। ठीक है, ये उत्पादन क्यों कर रहे हैं? जनसंख्या की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, मेरी आपकी भूख को पूरा करने के लिए। ठीक है, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर? चलिए, तो इसी क्रम में हम देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी फसलों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि चैप्टर के अंतर्गत। फर्स्ट चावल, फिर गेहूं, फिर मिलेट, इसके बाद मक्का, नेक्स्ट कपास और पटसन, फिर कॉफी और उसके बाद चाय। इन फसलों को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। चाय और कॉफी ये क्या है? पेय पदार्थ है ना, पेय फसलें हैं, इन्हें हम पीते हैं, है ना। चाय और कॉफी क्या करते हैं? पीते हैं, तो पेय फसलें हैं। ठीक है, कपास और पटसन, कॉटन और जूट, ये क्या है? रेशेदार फसल है। क्या है? रेशेदार फसल है। और ये चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, ये क्या है? मुख्य खाद्य फसलें हैं। क्या है? खाद्य फसलें हैं, खाने के लिए। स्पष्ट है? तो इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चावल को। चावल के बारे में हम जानेंगे। राइस, साइंस में नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चावल विश्व में, पूरे विश्व की क्या है? मुख्य खाद्य फसल है। चावल क्या है? विश्व की, पूरे विश्व की, है ना, पूरा विश्व जब कह रहे हैं तो उसमें सारे देश शामिल हो गए। विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, किन क्षेत्रों का मुख्य आहार है चावल? विश्व में, विश्व की तो खाद्य फसल है, लेकिन विश्व में भी अगर देखें तो किन क्षेत्रों का मुख्य आहार है चावल? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण उपोष्ण में तो कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से आपको। प्रदेश में क्या है? चावल मुख्य आहार है। यदि चावल की बात करें तो चावल के उगने के लिए, ये जो चावल है इसकी फसल क्या होती है? धान। धान की फसल से चावल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके उगने के लिए, धान की फसल हो अच्छी, इसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? जैसे अनुकूल परिस्थितियां या परिस्थितियां उत्पादन के लिए। किसके लिए? उत्पादन के लिए। कौन कौन सी होंगी?
तापमान, जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। साथ ही आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और वर्षा की भी आवश्यकता होती है। किसकी, वर्षा की भी आवश्यकता होती है। चावल कब लगाया जाता है, धान कब लगाए जाते हैं, कोई आइडिया है? मानसून के सीजन में धान या चावल लगाया जाता है। ठीक है, इसमें मानसून के सीजन में। और मानसून सीजन कब होता है, तो मानसून के समय इस फसल को लगाया जाता है। ठीक है, मानसून कब होता है, कुछ जून जुलाई। इस फसल की कटाई कब होती है, किस महीने में होती है? फसल की कटाई कब होती है? ये कुछ अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसकी कटाई होती है ना। इस फसल के लिए ये फसल कौन सी मिट्टी में अच्छी होगी, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है इस फसल के उत्पादन के लिए? मिट्टी या फिर मृदा, चीका युक्त जलोढ़ मृदा। कौन सी? चीका युक्त जलोढ़ मृदा। इंग्लिश में नाम क्या होगा? अलूवियल क्ले सॉइल। अलूवियल क्ले सॉइल, है ना। ये मिट्टी क्या करती है, इस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता होती है। जल रोकने की क्षमता है इस मृदा में। आपने यहाँ लिखा है क्या, आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। तो जल यदि मिट्टी में रुका रहेगा तो क्या होगी, आर्द्रता ठीक ठाक बनी रहेगी। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। ये मिट्टी क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। स्पष्ट है? चलिए आगे देखते हैं। चावल के उत्पादन में, चावल उत्पादन में विश्व स्तर पर यदि देखें तो किस देश का स्थान प्रथम है? चीन। चीन क्या है, अग्रणी है। चीन का स्थान प्रथम है। इसके बाद किसका स्थान आता है, भारत का। भारत का स्थान चावल उत्पादन में दूसरा है। ठीक है, आप कुछ बातें नोट कर लें जो बहुत ही रोचक है। वो क्या, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पर पूरे वर्ष में जो चावल की फसल है वो 3 बार काटी जाती है। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार उगाई जाती होगी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो क्षेत्र है, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं चावल के उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। यहाँ पर एक ही वर्ष में, लिख लेते हैं, एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। यदि मैं नाम बताऊं इनको, इनके चावल की, तो यहाँ पर जो चावल की फसलें हैं, चावल की फसलें, ठीक है, उनके नाम हैं औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो। ठीक है, अमन चावल की जो फसल है ये कब बोई जाती है, मानसून के समय बोई जाती है। बोरो इसके बाद बोई जाएगी, मानसून के बाद। और मानसून से पहले कौन सी फसल बोई जाती है, चावल की, औस। तो ये 3 तरह की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां क्या हैं, बहुत अच्छी हैं चावल उत्पादन के लिए। तो एक वर्ष में 3 फसलें इस क्षेत्र में
काट ली जाती हैं। स्पष्ट है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अमन फसल, चावल की अमन फसल कहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आपने चावल के बारे में काफी अच्छी जानकारी क्या की, प्राप्त कर ली है। चावल फसल है, राइस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, नेक्स्ट फसल की ओर। क्या नाम है उसका? गेहूं। गेहूं, वीट, है ना, वीट। ये जो फसल है किसकी? गेहूं की। गेहूं क्या है? एक रबी फसल है, रबी फसल है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं, नोट कर लीजिए यहाँ पर। चावल क्या है? खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है, ठीक है। और जो गेहूं है वो क्या है? रबी की फसल है। कब बोया जाता है गेहूं को? गेहूं को बोते हैं नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, मार्च अप्रैल में। तो ये इसका क्या है? गेहूं बोने से लेकर कटाई तक का समय है। लगभग इस बीच फसल की कटाई हो जाती है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम स्तर का तापमान चाहिए होता है। कैसा? मध्यम, बहुत तेज धूप नहीं चाहिए, बहुत मध्यम तापमान और वर्षा। लेकिन फसल कटाई के समय तेज धूप चाहिए। फसल कटाई के समय क्या चाहिए? तेज धूप चाहिए, जिससे गेहूं पक जाए। तेज धूप चाहिए। इसका विकास, इसका, इस फसल, ये फसल कौन सी मिट्टी में अच्छे से लगेगी? ऐसी मिट्टी जो क्या हो, जहां से पानी अच्छे से बह जाए, जिस मिट्टी से पानी अच्छे से बह जाए, वहां पर ये मिट्टी, ये फसल जो है अच्छे से उत्पादन होगा। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, दोमट मृदा। मृदा के बारे में आगे चलकर आपको पता चलेगा आगे की क्लासेस में, इसलिए घबराना नहीं है। गेहूं का उत्पादन विश्व के स्तर पर देखें तो कहाँ सबसे ज्यादा होगा? उत्पादन अमेरिका में, कनाडा में। वहां की स्थितियां क्या हैं? गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। अर्जेंटीना है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, और भारत है। भारत में कब उगाया जाता है गेहूं? भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब? शीत ऋतु में उगाया जाता है। कुछ सामान्य तौर पर गेहूं शीत ऋतु में ही या ठंडी के समय ही उगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शीत ऋतु में न उगाकर उसे आप कह सकते हैं बसंत के समय या कुछ कुछ गर्मी के समय उसे उगाया जाता है। तो वो एक तरह से अपवाद हो जाएगा। याद रखना है यही, कुछ और नहीं याद रखना है। कब उगाया जाता है? शीत ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है? मिलेट। चावल और गेहूं का उत्पादन। आप देखते हैं खाना जब आपके सामने आता है उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा? चावल और रोटी, है ना। ये दो होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सबसे पहले हमने यही पढ़ लिया, चावल और रोटी। गेहूं से क्या बनता है? आटा बनता है। धान से चावल। नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट क्या है? ये मोटा अनाज। मिलेट क्या है? मोटा अनाज। मोटा अनाज जानते हैं क्या होता है? मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, है ना, होता है ना, ज्वार, बाजरा, रागी।
कोदो, कुटकी, कंगनी, ये सब क्या है? मोटा अनाज है। मोटा अनाज के अंतर्गत क्या आएगा? पहले वही लिख लेते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, को कोदो, कुटकी, ये सब क्या है? मोटा अनाज के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। मोटा अनाज, मोटे अनाज की जो फसल है उसे उगाने के लिए बहुत बहुत क्या नहीं चाहिए? बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए। लेस फर्टाइल जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें भी आसानी से ये उगाते हैं। ठीक है, ये फसल उगाई जा सकती है। तो आप लिख सकते हो इसके उत्पादन के लिए कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी, कैसी? बलुई मृदा चाहिए होती है या कम उपजाऊ मृदा चाहिए होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी भी कैसी चाहिए? ज्यादा उपजाऊ नहीं होनी चाहिए। कम उपजाऊ होगी मिट्टी, उसमें भी मोटा अनाज अच्छे से उग जाएगा। मोटा अनाज की फसल अच्छे से उग जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही वर्षा भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? कम वर्षा चाहिए। बहुत थोड़ी बहुत वर्षा मिल जाए कोई बात नहीं है, उतने से ही मोटा अनाज की जो फसल है वो अच्छी पैदावार उसकी हो जाएगी। और तापमान कैसा चाहिए? तापमान तापमान कैसा चाहिए मोटे अनाज की फसलों को उगाने के लिए? उच्च से मध्यम, बहुत हाई नहीं चाहिए और बहुत कम नहीं चाहिए। तो जो बीच की स्थिति होती है कुछ कुछ वैसी होनी चाहिए, है ना? पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। सनलाइट की आवश्यकता पर्याप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोटे अनाज है। मोटे अनाज के उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां लिख सकते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां, है ना? बहुत ज्यादा देखभाल नहीं चाहिए कि बार बार, जैसे धान की फसल लगाई तो उसके लिए पानी भी चाहिए, है ना? आर्द्रता भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए। तो उसमें बहुत देख रेख है, ध्यान देना पड़ेगा, वरना फसल क्या होगी? खराब हो जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कम उपजाऊ मृदा हो, कोई बात नहीं, फसल उत्पादन हो जाएगा। कम वर्षा हुई है उस क्षेत्र में, कोई बात नहीं, मोटे अनाज का उत्पादन हो जाएगा। तापमान बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम नहीं, बीच का है, हल्का फुल्का, कोई बात नहीं, फसल का उत्पादन हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश मिलता रहे बस, है ना? तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इससे मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या होता है आपने जान लिया। ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो, कंगनी, कुटकी, ये सब शामिल है। आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो नोट करके लिख लीजिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किसे? 2023 को बाय यूएन, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अभी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था, घोषित किया। ठीक है, चलिए अगली फसल के बारे में जानते हैं। क्या है अगली फसल? अगली फसल है मक्का। मक्का, ओके। मेज, क्या आपने ये जाना है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए कौन अग्रणी देश है? शायद आपने नहीं जाना है ना? चलिए यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। नाइजीरिया, चीन और नाइजर, ये क्या है? इसके उत्पादक देश हैं। किसके? मोटे अनाज उत्पादक देश हैं। मोटे अनाज उत्पादक देश हैं। ठीक है,
नेक्स्ट फसल है मक्का, मेज। ठीक है, भुट्टा जानते हैं, भुट्टा। बारिश होती है तो भुट्टा खाने के लिए निकलते हैं, है ना। बारिश में भुट्टा खाना अच्छा लगता है ना। कॉर्न खाना, जिनको समझ में ना आ रहा हो भुट्टा, उनके लिए कॉर्न। ठीक है, चलिए। मक्का को कॉर्न भी कहते हैं, CORN, कॉर्न भी कहते हैं। हम आमतौर पर पीले रंग के, कुछ कुछ पीले रंग के या सुनहरे पीले रंग के भुट्टा या कॉर्न देखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी रंग के होते हैं, और भी कई रंग के होते हैं। ठीक है, मक्का का जो उत्पादन है, इसके लिए क्या आवश्यक होता है? आवश्यक स्थिति क्या है? आवश्यक स्थिति किसके लिए? उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए क्या चाहिए? मध्यम स्तर का तापमान चाहिए। मध्यम स्तर का तापमान चाहिए, तापमान मध्यम होना चाहिए, बहुत अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। वर्षा चाहिए और अधिक धूप चाहिए, धूप अधिक होनी चाहिए। ये स्थितियां हैं जो इसके उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मृदा कैसी होनी चाहिए? ऐसी मृदा जहां से जल क्या हो जाए, अच्छे से बह जाए, निकल जाए, रुके ना, है ना। रुकना नहीं चाहिए। आप कह सकते हो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है इसके लिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। यदि हम हिंदी पर जाएं तो आपकी बुक में ये मिल जाएगा, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा। इसके लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का का उत्पादन, उत्पादक देश कौन से हैं जो उत्पादन करते हैं? उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, भारत, मैक्सिको, इन सभी देशों में मक्का उगाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, यहाँ पर क्या होता है, मक्का जो है बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में कमर्शियल क्रॉप पढ़ा था, कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी थी, तो मक्का को कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत उगाया जाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका में एक बड़े क्षेत्र में इसे उगाया जाता है। इसी कई सारी डिशेस भी बनती हैं, आप लोग तो खाते होंगे, है ना। लाइक स्वीट कॉर्न और कॉर्न सूप, बहुत टेस्टी होता है नहीं? हाँ, पता चल रहा है। चलिए, नेक्स्ट फसल कौन सी है? कपास, कॉटन। कॉटन, कॉटन के उत्पादन के लिए, कॉटन क्या है? आपने और मैंने कपड़े पहने हुए ना, सूती के कपड़े पहनते हैं हम। इसी कपास से, कपास के पौधे पर जो बीज लगता है ना, वो फटता है, उसमें से रुई जैसी होती है ना, बस वैसे ही फाहे निकलते हैं, है? उसी को क्या कहते हैं? उसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, रेशे बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो इसके उत्पादन के लिए, इससे पहले कि जाने कि इसके उत्पादन के लिए आवश्यक स्थिति क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं इसे सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये कपास क्या है? एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल किसे कहा था इससे पहले आपने? किसे कहा था? धान को। नहीं समझ आया?
चावल को। ठीक है, चावल क्या है? खरीफ फसल है। तो ये क्या है? कपास एक खरीफ फसल है। इसके अलावा कैश क्रॉप है, नगदी फसल है। नगदी फसल से क्या मतलब है? इसे बेचकर तुरंत पैसा मिल जाए। नगदी से क्या मतलब है? नगद, है ना? पैसा, पैसा मिल जाए, दैट इज नगदी फसल है, कैश क्रॉप है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इसके उत्पादन के लिए आवश्यक स्थिति क्या होनी चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा हो? सबसे पहले तो तापमान, तापमान टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? जहां पर कपास लगाया जा रहा है, जिस भूखंड पर, जिस खेत पर कपास का उत्पादन किया जा रहा है, उस क्षेत्र में तापमान कैसा होना चाहिए? तापमान उच्च होना चाहिए, है ना? वर्षा, बारिश ज्यादा हो या कम, तो हल्की होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बस हल्की सी। और साथ ही जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस फसल के लिए कि 210 दिन, 210 दिन कैसे होने चाहिए? पाला रहित। ठंडी के समय आपने देखा होगा पाला पड़ता है ना, जिसमें हाथ पैर एकदम शून्य हो जाते हैं, महसूस किया है? हाँ, तो ऐसे दिन होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जिसकी अभी बात मैंने की। तो 210 दिन इस फसल के लिए कैसे होने चाहिए? पाला रहित होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इस फसल की। साथ ही तेज धूप होनी चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए। ये स्थितियां होने पर फसल की पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी। ये फसल कौन सी? कपास की जो फसल है, इसके लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? काली और काली मृदा और जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल और अलूवियल सॉइल क्या है? इसके उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। इस मृदा में कपास की फसल यदि लगाई जाएगी तो पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, पैदावार अच्छी होगी। कपास के उत्पादक देश कौन से हैं? उत्पादक देश की बात करें तो चीन है, अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है ना, ब्राजील है, मिस्र है। ये सभी क्या है? कपास के उत्पादक देश हैं। और कपास का संबंध किससे है? किस उद्योग से है? कपास जो है किस उद्योग के लिए कच्चा माल की तरह कार्य करता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग, जिससे मैंने कपड़े की बात की थी कि मैं और आप क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, और विशेष तौर पर सूती कपड़े की बात की थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो मौसम है वो कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो जो कपास है, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके? सूती वस्त्र उद्योग के लिए एज ए कच्चा माल प्रयोग होता है। कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सी फसल है? नेक्स्ट फसल है पटसन, जूट। इसका एक अन्य नाम है, किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। कपास को क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड। ये नाम पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं इसके उत्पादन के लिए? उत्पादन के लिए
आवश्यक स्थिति क्या है? किसके? पटसन के लिए, है ना। तापमान अधिक होना चाहिए, या आप कह सकते हो उच्च होना चाहिए। वर्षा भारी होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए, है ना। वर्षा भारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? आर्द्र होनी चाहिए। जलवायु आर्द्र होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, है ना। नम होना चाहिए, जलवायु नम होनी चाहिए। तो ये 3 स्थितियां इसके लिए क्या है? इसकी फसल की पैदावार के लिए उपयुक्त है। और ये फसल, पटसन की, जूट की जो फसल है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ, 23.5 या फिर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। और यदि उत्पादक देश की बात करें तो कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश क्या हैं? अग्रणी उत्पादक देश हैं। किसके? जूट के, पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? ट्रॉपिकल रीजन। स्पष्ट है? चलिए अगली फसल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली फसल कौन सी है। अगली फसल है कॉफी। हमने खाद्य फसल के बारे में पढ़ लिया, और रेशेदार जो फसलें थी कपास और पटसन। पटसन के बारे में आपने सुना होगा, इसके जो सुनहरे रेशे होते हैं उनको मोड़ते 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 अपने अनुसार, जैसे पतली रस्सी चाहिए, रस्सी बनाने में या फिर चटाई बनाने में बहुत उपयोग किया जाता है। ऐसी जैसे चारपाई बनाने में रस्सी बनाकर क्या बनाएंगे? फिर चारपाई बनाएंगे। चारपाई जानते हैं ना, गांव में ग्रामीण स्तर पर अभी भी बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो उसको बुना जाता है चारपाई को, और वो बहुत अच्छी होती है। अच्छी होने से तात्पर्य, आप जब उस पर बैठते हैं, लेटते हैं, तो क्या होता है? वो चुभती नहीं है, ठीक है, वो चुभती नहीं है। चलिए, तो रेशेदार फसल के अंतर्गत आपने कपास और पटसन को पढ़ लिया। खाद्य फसलों के अंतर्गत आपने चावल, गेहूं, मोटा अनाज और मक्का को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं पेय फसलें, जो है कॉफी और चाय। इनके बारे में पढ़ना शेष है, तो हम पढ़ लेते हैं। कॉफी बहुत टेस्टी लगती है ना, क्यों नहीं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट, दोमट मृदा, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। लेकिन ऐसी मृदा, ऐसा क्षेत्र जहां से पानी क्या हो जाए? बह जाए आसानी से। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पानी रुकना नहीं चाहिए। कॉफी का उत्पादन जिस क्षेत्र में किया जा रहा है, जिस भूभाग पर किया जा रहा है, वहां पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी बहकर निकल जाए। इसीलिए ऐसी फसलें जो होती हैं, जो पेय फसलें हैं, खास करके कॉफी और चाय, ये पर्वतीय ढाल पर के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। पर्वतीय ढाल पर अधिक उगाई जाती हैं, तो इनके लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त, इसके लिए उत्पादन के लिए, क्योंकि वहां पर पानी क्या होगा? बह जाएगा आसानी से, है ना। और कॉफी का उत्पादन करने में कौन सा देश अग्रणी है? ब्राजील अग्रणी देश है, अग्रणी उत्पादक देश है। और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है चाय, टी। टी बागान आपने बहुत सुने होंगे, है ना। टी स्टेट, स्टेट मीन्स बागान। तो
ये एक सबसे पहले तो पेय फसल है। क्या है? पेय फसल। चाय हम पीते हैं ना, तो पेय फसल है। कॉफी में भी लिखना है, लिख लो। क्या है ये? पेय फसल है, क्योंकि हम इसे पीते हैं, तो ये एक पेय फसल है। चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है। जो चाय मैं, आप या अन्य लोग पीते हैं, उनकी पत्तियों को तोड़कर आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद चाय पत्ती तैयार होती है और हम और आप क्या करते हैं, घरों में आसानी से उसे डालकर चाय बनाते हैं। तो इसकी जो चाय बागान है, उसके लिए चाय के फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति क्या है? ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु होनी चाहिए और वर्ष भर उच्च वर्षा, लेकिन बराबर वर्षा का जो वितरण है वो बराबर लगभग होना चाहिए, है ना। हाई रेनफॉल चाहिए इसके लिए। सॉइल कैसी? लोमी सॉइल। कैसी? लोमी सॉइल। और ढाल कैसा होना चाहिए? मंद ढाल होना चाहिए। ये आवश्यक स्थितियां हैं। जैसे आपने कॉफी में देखा, क्या देखा? गर्म और आर्द्र जलवायु कॉफी के लिए चाहिए। यहाँ पर क्या है? ठीक उल्टा है, ठंडी जलवायु चाहिए, वर्षा समान रूप से होती रहनी चाहिए, है ना, वर्ष भर चाहिए वर्षा। इस फसल के उत्पादन के लिए, चाय पेय फसल जो है, इसके उत्पादन के लिए वर्षा समान रूप से होती रहनी चाहिए। एक वर्षा का जो वितरण है वो कैसा होना चाहिए? समान होता रहना चाहिए। इसकी पत्तियों को चुना जाता है। चाय की जो कोमल पत्तियां होती हैं, पत्तियों को क्या किया जाता है? चुना जाता है, जिसके बाद प्रोसेस करके चाय पत्ती बनती है। ठीक है। और चूंकि कोमल पत्तियों को चुना जाता है, तो चुनने के लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। पत्तियां चुनने के लिए क्या होगा? अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होगी, है ना। तो इस तरह से हमने चाय के बारे में भी जान लिया। चाय के बारे में एक खास बात क्या है, जानते हैं? आपने लास्ट क्लास में रोपण कृषि पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपने उदाहरण के तौर पर केला पढ़ा था। केला को रोपण कृषि या रोपण विधि से लगाया जाता है। चाय भी क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय के जो बागान होते हैं वो रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से आपने जो फसलें थी, मुख्य फसलें, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मक्का, कपास, पटसन, कॉफी, चाय, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृषि का विकास। बात करने जा रहे हैं कृषि के विकास की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? चरम लक्ष्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, या फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, है ना। तो आप लिख सकते हो कृषि का चरम लक्ष्य क्या है या उद्देश्य? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना या सुनिश्चित करना। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना। उन्हें भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो कृषि कैसी होगी? कृषि और भी गहन होती जाएगी। विशेष तौर से मैंने आपको एक बात लास्ट क्लास में बताई थी, वो ये कि जो विकासशील देश होते हैं वहां पर कैसी कृषि होती है? आपको अधिकतर गहन कृषि देखने को मिलेगी। और जो विकसित देश होते हैं वहां पर कैसी कृषि होती है?
वहां पर ज्यादातर वाणिज्यिक कृषि देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसे हम क्या करें, समझ लेते हैं कि भारत का एक फॉर्म, एक खेत लेते हैं, है ना, और एक लेते हैं अमेरिका का एक फॉर्म, अमेरिका का एक खेत, अमेरिका का एक फॉर्म। ठीक है, जो भारत का खेत है, भारत के किसान के पास कितना बड़ा खेत है, 1.5 हेक्टेयर का खेत है। इस पर उसे उत्पादन करना है। अमेरिका का जो किसान है, कृषक है, उसके पास कितना बड़ा खेत है, एक किसान के पास, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, 250 हेक्टेयर खेत होता है, भूमि होती है। तो आप देख सकते हैं भूमि में कितना बड़ा अंतर है। भारत के किसान के पास 1.5 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, और अमेरिका का जो एक किसान है उसके पास 250 हेक्टेयर का खेत है। तो सामान्य तौर पर वहां किसानों के पास इतना, अमेरिका में इतना बड़ा फॉर्म होता है, इतना बड़ा खेत होता है, ये सामान्य तौर पर वहां पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, विकासशील देश है। अमेरिका क्या है, विकसित देश है। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो विकासशील देश होते हैं वहां पर कैसी कृषि की जाती है अधिकतर, यहाँ पर होती है अधिकतर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या होती है, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। गहन कृषि जिसमें एक किसान अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। ठीक है, गहन कृषि के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था, गहन कृषि के अंतर्गत आपने पढ़ा था, गहन कृषि के अंतर्गत नहीं, इंटेंसिव कृषि नहीं, निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन कृषि नहीं, गहन अपने आप में क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव फार्मिंग से तात्पर्य आप, इंटेंसिव फार्मिंग से तात्पर्य क्या था, निर्वाह कृषि के अंतर्गत था क्या, गहन कृषि। ठीक है, जिसमें एक छोटे से भूभाग में, छोटी जमीन पर क्या होता है, अधिक उत्पादन करने के लिए, अधिकतम उत्पादन करने के लिए या अधिकतम उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, छोटी जमीन पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए गहन कृषि की जाती है, इसे कहते हैं गहन कृषि। चलिए, और यहाँ पर अमेरिका में क्या है, इतना बड़ा खेत का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, भूखंड है, इस पर की जाएगी। तो यहाँ कौन सी कृषि की जाएगी, वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, चुकंदर है ना, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। अधिकतर गहन कृषि की जाती है, आपने जान लिया गहन कृषि क्या है। गहन कृषि करते समय, गहन कृषि करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या, भूमि तो उर्वर है, अभी हम कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है, लिखेंगे नहीं, कुछ छोटी सी स्टोरी। भूमि कैसी होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए, जो कि भारत में है ना। भूमि कैसी है, उर्वर होनी चाहिए। एक वर्ष में गहन कृषि में क्या करते हैं, 1 से 2 या 2 से 3 फसलें उगा लेते हैं। गहन कृषि कर रहे हैं, भूखंड कैसा है, छोटा है, भारत की बात चल रही है, ठीक है, भूखंड कैसा है, छोटा है, आपने देखा 1.5 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है। तो ऐसे में पारिवारिक श्रम, परिवार के लोग भी उस खेत में काम करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जुताई करने के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर ले लिया, सिंचाई करने के लिए उसको भाड़े पर ले लेते हैं, भाड़ा समझते हैं ना, किराए पर, ठीक है, किराए पर ले लेते हैं। परिवार के लगभग सभी सदस्य भारत में क्या करते हैं, सहायता करते हैं खेती में।
बीज है, औजार है। बीज लेने के लिए हम ऋण ले लेते हैं, हमारे भारत के जो किसान हैं। औजार लेने के लिए कोई औजार हमें चाहिए खेती के लिए, तो उसके लिए भी हम बैंक से ऋण लेते हैं भारत के किसान। जो भी उत्पादन हुआ अंततः उसे क्या करेंगे, शहर में स्थित जो मंडी है वहां पर जाकर बेच देंगे, है ना। वहां पर जाकर हम बेच देंगे। क्लियर। भारत के किसान कुछ ऐसा ही करते हैं, चाहे उन्हें उस जो फसल उत्पादन उन्होंने किया है, जो भी फसल उगाई है, उसका अच्छा मूल्य मिले या ना मिले, भारत के किसान क्या करते हैं, सामान्य तौर पर बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनके पास जो है ना भंडारण की सुविधा नहीं होती है, या कम है। भंडारण की सुविधा बहुत कम है, जिसके कारण उन्हें मूल्य अच्छा मिले तो भी और नहीं मिलेगा तो भी, दोनों ही स्थिति में उन्हें बेचना होता है फसल को। क्यों? क्योंकि यदि अपने पास रखा तो भी वो खराब ही हो जाएगी। तो इस तरह से भारत की व्यवस्था है। भारत की एक फॉर्म की, एक किसान की क्या है व्यवस्था है। तो एक छोटे से भूखंड पर उसे अधिक उत्पादन करना होता है। क्यों अधिक करना है? जनसंख्या बढ़ रही है। आपने सबसे पहले ये जान लिया कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। साथ ही जब जब फसल उत्पादन कर रहा होता है किसान, तो क्या करता है, साथ ही पशुपालन भी कर रहा होता है, ताकि कभी अगर फसल खराब हो जाए किसी कारण से, है ना, बहुत तेज बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, फसल खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पशुपालन उसके लिए आजीविका का माध्यम बनता है। क्या बनता है? आजीविका का माध्यम बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। हम वाणिज्यिक कृषि की बात करने वाले हैं? नहीं, हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक फार्म की, एक खेत की। अमेरिका का जो एक खेत होता है, जो कि आपने देखा है कि भारत के एक खेत में और अमेरिका के खेत में, खेत की जो भूमि है उसमें ही एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में जहाँ अमेरिका की भूमि बहुत अधिक है, किसान के पास इतनी अधिक भूमि है, सामान्य तौर पर इतनी भूमि अमेरिका के किसान के पास होती है, और ये सारी फसलें उगाते हैं वाणिज्यिक पर्पज से होते हैं। वाणिज्यिक पर्पज अर्थात व्यापार करने के उद्देश्य से फसलें जो लगाई जाती हैं वो फसलें क्या कहलाती हैं? वाणिज्यिक फसलें कहलाती हैं। व्यापार किया जाए, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। ठीक है। तो अपने खेत में ये जब वाणिज्यिक पर्पज से लगाई जाती हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से अमेरिका में फसलें जो लगाई जाती हैं, वहां पर मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। कैसे? बीज बोने से लेकर, बीज बोने के लिए भी मशीन है, सिंचाई के लिए भी मशीन है, फसल की देखरेख कैसे करते हैं? ड्रोन के माध्यम से करते हैं, कई बार तो हेलीकॉप्टर से भी करते हैं। किसान स्वयं कहाँ रहते हैं? अपने खेत में ही रहते हैं। अमेरिका में जो किसान है, जो कृषक है, वो कहाँ रहता है? खेत में ही रहता है। ठीक है। जबकि भारत में जो किसान है वो खेत में नहीं रहता, वो गांव में रहता है, खेत से दूर गांव में रहता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, किसान का जो खेत है वो इतना बड़ा है, 250 हेक्टेयर सामान्य तौर पर सारे किसानों के पास लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इतना ही हेक्टेयर भूमि लगभग मिल जाएगी। ठीक है। तो वो जो किसान है अमेरिका का, वो कहाँ रहता है? खेत में ही रहता है। उसे समय समय पर अपनी फसल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि जो अमेरिका का किसान है, अमेरिका का जो कृषक है, जो विकसित देश का कृषक है, वो क्या करता है कि वो उस भूमि पर, ये जो इतनी बड़ी भूमि है उसके पास, इस भूमि पर फसल ही तभी लगाता है जब वो एश्योर हो जाता है कि इस भूमि पर फसल लगाना ठीक होगा, अर्थात अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी वो उस पर फसल लगाता है। तो ये कैसे इंश्योर करता है? मिट्टी की जांच करवाता है, जल, मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, जल की मात्रा जो मिट्टी में, मृदा में कितनी है, इन सब की क्या लगातार वो जांच करवाता रहता है अमेरिका के किसान। ठीक है। जिससे उसे ये जानने में आसानी होती है कि कैसे, कौन सी फसल अब लगाई जाए, या क्या ये मृदा तैयार हो गई है, मिट्टी तैयार हो गई है ये फसल लगाने के लिए। ये फसल से तात्पर्य कोई भी, जैसे मक्का की फसल उसे लगानी है ना। साथ ही क्योंकि वो वहीं पर रहता है, ड्रोन के माध्यम से क्या करता है, फसल की देखरेख कर लेता है और कीटनाशकों का छिड़काव भी कर लेता है ड्रोन के माध्यम से। इतनी बड़ी उसकी क्या है, फसल है। एक फार्म हाउस है 250 हेक्टेयर, सोचिए कितना बड़ा है ना। तो उसकी देख रेख करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह से जो अमेरिका का किसान है वो अपने
जो खेत है, जो भूखंड है, जो फसल है, उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख पाता है। ठीक है? खेत की जो वास्तविक तस्वीर है कि किसी तरह के कोई कीड़े तो नहीं लगे फसल में, है ना? खाद पानी की आवश्यकता है या नहीं है, जैसी भी स्थिति है उसे समय-समय पर मिलती रहती है, क्योंकि उसका जो पूरा खेत है वो कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो कंप्यूटर पर भी डेटा क्या आता रहता है। मशीन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। मशीन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है अमेरिका के खेतों में, या आप कह सकते हैं विकसित देशों के जो बड़े-बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पर किया जाता है। हार्वेस्टर, थ्रेशर इन सभी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर भंडारण की सुविधा बहुत अच्छी है। तो वहाँ का जो किसान है, अमेरिका का जो एक किसान है, एक व्यवसाय की तरह खेती करता है, ना कि खेतिहर किसान की तरह, या फिर आप कह सकते हो ना कि आजीविका के लिए। अमेरिका का किसान व्यवसाय की तरह खेती करता है, व्यापार करने के लिए करता है, बेचने के उद्देश्य से करता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से खेती करता है। ठीक है? और जो भारत का एक किसान है, भारत का एक फॉर्म है ना? वो क्या करता है? वो खेतिहर है, अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण-पोषण के लिए खेती करता है। तो ये क्या है? मूलभूत अंतर है दोनों जगहों की, दोनों स्थानों की कृषि करने के तरीके में मूलभूत अंतर है। ठीक है? तो ये छोटी-सी स्टोरी थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।